देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोग से और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हमारा चैप्टर जो है क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान। जैसे कि मैंने आप लोग को बता भी दिया था कल कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या क्या मेन चीजें और कैसे कैसे बना है। सबसे पहले मैंने आपको कल ये एक बात और भी बताई थी कि 1934 में सबसे पहले कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, उसने इस बात की डिमांड की थी कि हमारा अपना एक, हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या, कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1934 में सबसे पहले डिमांड आई थी। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले 1946 में एंड 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारे मीटिंग में बैठ के हुई और तब जाकर के हमारा संविधान बना। ठीक है, अब एक बात है यहाँ पे देखिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल प्रोसेसेस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अलग अलग तरह के उद्देश्यों को पूरा करता है, पर्पसेस को पूरा करता है। जिसमें बेटा सबसे पहला अगर हम देखें तो वो क्या होगा कि it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सोसाइटी के फॉर्म करने के लिए कुछ आइडियल्स रखता है, जैसे कि जहाँ कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है, जहाँ सब लोग इक्वल हो, इक्वालिटी हो, जहाँ सभी लोगों को एजुकेशन का राइट हो, सभी लोगों को हेल्थ केयर मिले, सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले। तो ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को हर तरह की बुराइयों से, हर तरह की बुराइयों से दूर रखा जाए, ठीक है, और हर तरह की अच्छाइयों को उनको दिया जाए। तो इस तरह का जो भी आइडियल सोसाइटी होगा उसको बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क या जो ढांचा बनाता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। पहली बात तो ये। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। हमारी जो सोसाइटी होगी वो कैसी होगी, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसी होगी। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारे सोसाइटी में अमीर गरीब का फर्क बढ़ता रहे, है ना, जो बड़ी जाति के लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिले, जो छोटी जाति के हैं उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिले, लड़कियों को या औरतों को प्रॉपर्टी का राइट ना, सॉरी ना दिया जाए, एजुकेशन का राइट सबको ना हो, लड़कियों को स्पेशली ना हो जो इससे पहले जमाने में होता था। हमको ऐसा सोसाइटी चाहिए या हमें इस तरह का भी मॉडर्न सोसाइटी चाहिए जहां सब लोगों को, लड़की लड़कियों को बराबर प्रॉपर्टी में राइट, इक्वल एजुकेशन में राइट, ठीक है, प्रॉपर्टी में राइट, एजुकेशन में राइट, गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर बराबर हक मिले, और समाज में, सोसाइटी में हर तरफ से समानता, है ना। समानता की मतलब क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात हो, जहां पूरे समाज में समानता की बात हो, ऐसा समाज चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है टेलर्स हमें ये बताता है कि जो हमारा समाज होगा, सोसाइटी, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। सबको बराबर अधिकार देने वाला समाज होगा या भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन वाला होगा। तो समझ रहे, एक बात तो ये है, a country is usually made up of different communities of people who are have certain, who share certain benefit, but एक सेकंड, who a country is usually made up of different communities of people who share certain benefits but may not necessarily agree on all issues। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से जो मेन एसेंस है, आइडियल्स दैट दे आर बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, मैं आपको इसमें से मेन मेन चीजें बताता हूँ जो हमारे काम की है। चलो, अब कहने का मतलब ये है कि एक जो कंट्री है, अगर आप बेटा इंडिया की बात करो, ठीक है, तो इंडिया जैसे कंट्री में बहुत अधिक डाइवर्सिटी,
बहुत अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए अगर हम बात करें अपने इंडियन सोसाइटी की, है ना, हमारा जो इंडिया है उसमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, पहले उसको जानेंगे तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमारी इंडिया है, ठीक है, तो इसमें आपको पता है, कल भी शायद मैंने सॉरी बड़ी दीदी लोग को बताया था आप लोग के, कि मोस्टली बेटा 4 कम्युनिटी है। या श्रद्धा आप लोग को इस तरह मैंने समझाया था कम्युनिटी वाला, या दूसरे को समझाया था? ये कल मैंने समझाया था इस तरह आप लोग को? श्रद्धा, सोनी, कौन है भाई, अभी है कि नहीं कोई? नहीं सर, नहीं समझाया था। कोई बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, ईसाई, ये मोस्टली 4 कम्युनिटी हम लोग मानते हैं। ठीक है बेटा, अब हिंदुओं के अंदर देख रहे हो क्या बहुत सारे कास्ट होते हैं। ठीक है, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, जैसे, और उसके बाद एक अगर कोई कास्ट होगा बेटा, तो उसमें भी बहुत अधिक गोत्र होते हैं, उप है ना, सब कास्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जाटों में बहुत सारे गोत्र होता है, हम लोग ब्राह्मणों में बहुत सा गोत्र है, तो इस तरह से। तो उसके बाद मुस्लिम में भी बहुत सारी जातियां होती है, कास्ट होते हैं। ठीक है, सिख में भी बहुत सारी जातियां या कास्ट होती हैं। उसी तरह बेटा क्रिश्चियंस में मोस्टली 2 तरह के कास्ट होती है, एक तो होते हैं प्रोटेस्ट और दूसरा होते हैं कैथोलिक। ठीक है, सी फॉर कैथोलिक, पी फॉर प्रोटेस्ट। तो खुद आप सोचो कि इस तरह के देश में हम इंडिया की बात करें जहाँ इतने सारी कम्युनिटी हैं, उसके अंदर इतने कास्ट, इतने लैंग्वेजेस हैं, और सब लोगों को एक साथ मिला के रखना, सब लोगों को बराबर राइट देना, किसी को कोई भी तरह का नुकसान ना हो, और देश में, समाज में, हमारी सोसाइटी में सबको एजुकेशन का, है ना, एजुकेशन का सारी कास्ट और कम्युनिटी को एक ही जैसा राइट हो। उसके बाद प्रॉपर्टी का सबको राइट हो। ठीक है, जॉब में अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी का अपमान ना किया जाए, है ना, सब लोगों को बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इस तरह का जो सारा हमारा पर्पस या उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है ना, जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये सारे पर्पसेस कैसे पूरा हो सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो हम एक अगर एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि बुक में भी है आपके, तो उसमें पता चलेगा आपको। अगर आप यहाँ पर देखो हम नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एक तो नेपाल है हमारा, ये इंडिया के साथ बॉर्डरिंग कंट्री है, इंडिया के आसपास ही है कंट्री। ठीक है, अब देखिए कि द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। ठीक है, लेकिन 2006 में क्या हुआ फाइनली, है ना, सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग। हुआ क्या कि बेटा 1990 में सबसे पहले नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसमें ये कहा गया था कि जो राजा वहां है, नेपाल की जो किंग है वही हेड है, वही जो कहेंगे उसी को सबसे बड़ी बात मानी जाएगी, वो जो बोल दे, कानून जो कर दे, वही सबसे बड़ी बात। लेकिन बाद में वहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और प्रदर्शन किए। मैं भी जब बिहार में था, इस चंपारण में मेरे पापा तहसीलदार थे, मेरे फादर, तो वहां पर हम लोगों ने रोज कहानियां आती थी कि नेपाल में हमले में इतने लोग मर गए, इतना कुछ हो गया। एक्चुअली 2006 में मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था। यहाँ पर तो लगता है आप लोगों में से किसी किसी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ होगा उसको। तो इसमें क्या हुआ, तो उसके बाद जो राजा का पावर था वो समाप्त कर दिया गया, और अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद नेपाल में डेमोक्रेसी आई, और जिसके चलते अब नेपाल में जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वही वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो देखा आपने नेपाल में कैसे हुआ। अब जैसे एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स विल चेंज द गेम altogether. Nepal by moving from a monarchy to democratic government need to change all its constitutive rules in order to user in a new society. ठीक है, तो आपने देख लिया पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ये होता है हमारा कि ये हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप नेपाल का एग्जांपल लो तो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड यहाँ इस पे से
देखिए, अगर आप नेपाल का एग्जांपल ले रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल में पहले क्या थी, मोनार्ची थी। मोनार्च मतलब कि राजा का शासन। मोनार्च से अब जो सोसाइटी हो गई वो कैसी है, डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, मतलब कि अब यहाँ पर वही लोग शासन करेंगे जो जो लोग चुने जाएंगे। तो ये किसने बताया, नेपाल में एक जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था 1990 का, वह बताता था कि जो लोग होंगे, जो शासन होगा, उसका हेड कौन होगा, राजा होगा। लेकिन अब जो 2006 में है ना, 2006 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आई, उसने क्या बताया कि नेपाल का हेड कौन होगा, भाई जिसको लोग चुनेंगे, जिनको पब्लिक चुनेगी वही राजा बनेगा, है ना। एक सेकंड। तो इससे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो क्या फीचर है वो फुलफिल होता है। फर्स्ट क्या बताता है कि सोसाइटी का, जो सोसाइटी होगी वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो नेपाल के एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारी सोसाइटी या कंट्री मोनार्च होगी, मतलब राजा के नियंत्रण वाली होगी, या डेमोक्रेटिक होगी, मतलब लोगों के द्वारा चुने गए सरकार के द्वारा होगी। अक्षित, समझ में आ रहा है तुम्हें? अक्षित, यस सर। ठीक, आगे देखते हैं। तो बेटा सेकंड फीचर जो इसका है वो देखते हैं। द सेकंड जो पर्पस है, आप कर सकते हो, जो सेकंड उद्देश्य है इसका, वो क्या है? एक बार फर्स्ट बताना। क्यों फर्स्ट बताऊं मैं, जब अभी इतनी बार से भाषण दे ही रहा था। तो फर्स्ट हमारा पर्पस ये था कि ये बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस। मैं देखो यहाँ पे है ना, ड्रॉ कर देता हूँ इनकी चेंज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस दैट व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी की फंडामेंटल नेचर जो होगी वो क्या होगी, कैसी होगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है। ठीक है, एक तो ये पर्पस है। नेपाल का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा ही दिया। उसके आगे हम और देख सकते हैं। जो दूसरा पर्पस है वो क्या बताता है, वो हमें ये बताता है, देखो कि the second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system। ठीक है, कि हमारे देश में, किसी भी देश में का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो कैसा होगा। ठीक है, वो सॉरी, कहने का मतलब कि मोनार्च होगा, डेमोक्रेसी वहां होगी, है ना, या अथॉरिटेरियन होगा, किस तरह का होगा, या डिक्टेटरशिप होगी। ठीक है, मैं अभी एक एक करके सब बताऊंगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन stated that the country was to be ruled by king and council of ministers in countries that adopted a democratic form of government or polity। ठीक है, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो पहले हमारा नेपाल था 1990 में, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, मतलब 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां बताया गया कि जो राजा होगा या जो भी वो कहेगा, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा शासन करेगा, और जो इस तरह वो बोलेगा उसी तरह शासन चलेगा। लेकिन 2006 में क्या हुआ, फिर 2006 में क्या हुआ, वहां डेमोक्रेसी आ गई, लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके हिसाब से शासन होने लगा। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी, अब अगर डेमोक्रेसी आई तो क्या, डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं और वो अपने एक्सरसाइजेज या पावर जो भी होता है उसको यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही जिम्मेवारी के साथ,
हमारे हमको हम पर उन पर जिम्मेदारी होती है हमारे। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में जैसे मोदी जी, ठीक है, अब मोदी जी मान लीजिए कि अगर कोरोना से लोगों की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, या मान लो बहुत लोग बीमार हैं या इतनी प्रॉब्लम है, सबको टीका नहीं लगा है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मोदी जी की ही है ना। Is the prime minister of a democratic country and he is responsible to answer any question of the citizen of our country. हमारे देश का कोई भी आदमी कोई क्वेश्चन करेगा तो उसके लिए जवाबदेह है, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुना है। लेकिन राजा से जाके कहिएगा, किंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और नॉट आंसरेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एनी सिटीजन इन हिज मोनार्च और इन हिज कंट्री। जो राजा होता है वो अपने मोनार्च में, मतलब जो उसका राज्य होगा वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोई इससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ज्यादा करोगे ना तो फिर वहीं पर उल्टा टांग देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, in a democratic society the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by a political leader। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता दूं, देखिए इन डेमोक्रेटिक, एक से पहले अंडरलाइन करके दिखा दो आपको। कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचो, अगर ये रूल, बट डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग पता है ना कि प्रजातांत्रिक देश है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी तरह का रूल तोड़ोगे, है ना, तो आपको सजा मिलेगी। ओके, साथ ही साथ कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई राजा, जो भी है जो शासन चला रहा है एक डेमोक्रेसी में, वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इवन एनी पर्सन इन आवर कंट्री और इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, उन सभी के सभी लोगों को सजा का प्रावधान है ना, प्रोविजन है ना पनिशमेंट का। अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर कोई क्राइम करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को भी सजा मिलेगी, प्रेसिडेंट क्राइम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस करते हैं तो उनको भी सजा मिलेगी, क्योंकि कानून की नजर में सभी समान है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पर अब राजा मान लो सबसे बड़ा, अब राजा को सजा कौन देगा, है ना, राजा को तो कोई पनिश नहीं कर सकता। तो डेमोक्रेसी में होता है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे जो राजनीतिक लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, अगर वो अपने पावर का मिसयूज करें, गलत इस्तेमाल करें, तो उनको सजा या पनिशमेंट का भी प्रोविजन या प्रावधान होता है। जैसे देखो, यहाँ पे एक बुक में है ना, एक दलित राइटर होते हैं, ठीक है, दलित मतलब बेटा छोटी जात से, बैकवर्ड कास्ट से जो आते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, उनका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि होता है। ठीक है, और वो बताते हैं कि किस तरह से बचपन में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव सहा था। जब बच्चे थे वो क्लास में, तो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, वो किसी जाति को लेकर के या कास्ट को लेकर के किसी भी तरह की भेदभाव के खिलाफ काम करता है। अगर आप किसी के कास्ट को लेकर के या किसी भी तरह से आप उस पर कोई भी कमेंट करते हो, उसको मारते पीटते हो या किसी भी तरह का अत्याचार या एक्सप्लॉयटेशन करते हो, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना। देखो, the Indian Constitution guarantees the right of equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender, and place of birth. The right of equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. कहने का मतलब सभी को समानता या इक्वालिटी का राइट मिलता है। हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, और किसी की जाति, धर्म, रंग, रूप, है ना, या जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई लड़का या लड़की, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मान लो कोई छोटी जात का हो या बड़ी जात का, कोई किसी भी जात का हो,
तब भी उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अनदर क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन that a constitution plays a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below, ये storyboard को छोड़ो। जैसे मान लो बेटा कि इंडिया में, मैं श्रीलंका का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चैप्टर अभी 10th क्लास में 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में करा रहा हूँ बच्चों। उसमें चैप्टर का पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा पावर शेयरिंग। तो उसमें देखिए वहां पर क्या है कि पूरी की पूरी जो श्रीलंका है ना, अगर बेटा श्रीलंका का मैप कुछ इस तरह होता है ना, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ का जो इलाका है ना ये थोड़ा सा, और जो ईस्ट का इलाका ये वाला, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं कलर चेंज करके भी आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है बेटा, यहां पर तो है तमिल, ठीक है, और जो रेड वाले पार्ट में वहां है सिन्हाला। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो मेजोरिटी है ना बेटा, जो ज्यादा संख्या में होती है पॉपुलेशन, इनका बेटा 74% के अप्रोक्स है पॉपुलेशन, या 84, सॉरी 84, और ये ओनली 16% है, तो ये कम संख्या में हो गए। तो अब वहां पर क्या किया गया है, जो इस यहाँ कहा गया ना कि कभी भी कम संख्या वाले लोगों को, या जिनकी पॉपुलेशन में कम संख्या होती है, नंबर कम होता है, उन पर ज्यादा संख्या वाले लोग या ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग कभी उस पर अत्याचार ना करें, इससे भी कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में जब देश को 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली, ठीक है ना, जब श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेजोरिटी थी ना, जो ज्यादा संख्या वाले लोग, सिन्हाला लोग, उन लोगों ने अधिकार कर लिया सब कुछ पे। एजुकेशन का राइट केवल इन्हीं को था, गवर्नमेंट जॉब इन्हीं को मिल सकता था, पॉलिटिकल पार्टी यही बना सकते थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए यही बन सकते थे, इनको इस तरह का कोई भी राइट तमिल लोगों को नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो यहाँ की बात थी। लेकिन इंडिया में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, इंडिया में तो सबको बराबर का राइट है, समझ रहे हैं ना। सरदार समझ में आ रहा है आपको? यस सर। जबरदस्ती समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, दिमाग पे जबरदस्ती दबाव डालो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बोलो तेरे समझना ही पड़ेगा। देखिए, तो अनदर फंक्शन आप समझ ही गए। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो डोमिनेंट ग्रुप जो होता है, मतलब जनसंख्या में ज्यादा होता है, ठीक है, वो कभी भी कम संख्या वाले लोगों को दबाव में नहीं डाल सकता। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि such unhealthy situations can occur in democratic society too, where a majority can uncontinuously conforce decision that exclude minority and go against their interest। जैसा कि मैंने श्रीलंका में वाला एग्जांपल लेके बोला, ये पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर है कि जब जनसंख्या में कोई दूसरी कम्युनिटी ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, उनको वो दबा देती है, अपने ही केवल फायदे की बात करती है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। और जो माइनॉरिटी की, जैसे मान लो कि इंडिया में हिंदू जो हैं, ठीक है, वो मान लो कि 80% के करीब है, या 78 से ज्यादा होंगे, ठीक है, और मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, वो कितने हैं बेटा, लगभग अब ये 20% के करीब होने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब मान लो कि ये कहाँ 80% सपोज है, और ये कहा 20%, तो यहाँ हिंदू लोग अगर जो चाहे वही करने लगे तो मुस्लिम को तो देश छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, और हम लोगों के पास ऐसा नहीं होता, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? अब आगे चलते हैं।
The third significant reason why we need a constitution, तीसरा रीजन क्या है जिसके चलते कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें खुद से बचाने के लिए. दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इज दैट माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस. ठीक है, अब देखो ये कैसे हम कर सकते हैं. जैसे मान लो द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव इन. जैसे कहने का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी कुछ ऐसे चीजों को करने से रोकता है जो अगर हम करें तो बहुत लंबे समय में या आगे जाकर के हो सकता है कि हमारे लिए या हमारे देश के फायदे के लिए या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम हो. अब वो कैसे हो सकता है, देखो, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम अ acrimonious, that we need a strong dictator to see set this right. कहने का मतलब बहुत लोग, जैसे मान लो हमें पता है कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई है ना, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है या डेमोक्रेसी है ना, ये सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ पे नेता लोग अपनी मनमर्जी का करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए, डेमोक्रेसी रहने दो, यहाँ पर एक ऐसा लीडर ला करके बिठा देना जो क्या कहते हैं डिक्टेटर हो, बिल्कुल एक आदमी हो, जो चाहे वो करे, सुधार कर दे. तो आप खुद सोचो, अगर हम लोग सोच करके ऐसा लोगों को अपने मन की करने दें और डिक्टेटर को हिला के बिठा दे, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हो जाए, डेमोक्रेसी को उखाड़ के फेंक दिया जाए यहाँ से, तो क्या होगा, आगे जाकर के यही आदमी जो डिक्टेटर रहेगा, राजा बन जाएगा और सब पूरी देश को और जनता को बहुत अधिक उसको दुख देगा, ये एक्सप्लॉइट करेगा. इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जिनको जनता को करने का राइट नहीं दिया जाता. बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए इसे डेमोक्रेसी या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें खुद से भी बचाता है. जैसे खुद सोचिए आप, मैं और आपको एग्जांपल अच्छा दूं, मैं बोर्ड पे चलता हूं, व्हाइट बोर्ड पे, एक बात तो बेटा आप लोग पक्का जान लेना, चाहे मैं कितना भी ऑफलाइन पढ़ा लूं, लेकिन जो मैं ऑनलाइन में आप लोग को पढ़ा सकता हूं ना, ऑफलाइन में बड़ा ही कम पॉसिबल हो पाता है. अब 2 सेकंड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया, 2 सेकंड में नोटबुक से आपको दिखा दिया, अब ये पॉसिबल है क्या वहां पे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ऑफलाइन बहुत दिक्कत है. देखिए, कहने का मतलब है कि हमको बहुत सारे राइट मिले, बोलने का अधिकार, ठीक है, अपनी बातों को रखने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार हमको है, हमको कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है, हमको एजुकेशन का भी अधिकार है, ठीक है, हमको गवर्नमेंट जॉब का भी राइट है, ठीक है, हमको अपने खिलाफ सेल्फ डिफेंस का भी राइट होता है, अपनी रक्षा खुद करने का. तो मान लो कि अगर बोलने का अधिकार है तो अश्लील बातें या भद्दी बातें, जो गंदी बातें हैं वो की जाए, या देश के खिलाफ बात बोला जाए, या सरकार के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार किया जाए, दूसरे देश जो हमारे मित्र हैं उनके खिलाफ अगर बुरी बात कही जाए तो हमारे देश के लिए वो नुकसानदेह है ना, तो ऐसी चीजों को आपको नहीं करने दिया जाएगा. अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, तो क्या आप देश के खिलाफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते ना, ये भी नहीं बना सकते, तो ये भी गलत है. ठीक है, उसके बाद मान लो कि आप किसी भी बिजनेस को कर सकते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप परमाणु बम या एटम बम बनाने लगोगे, वो फैक्ट्री खोल दोगे. अपनी वीडियो म्यूट कर लो बेटा आप, श्रद्धा. ठीक है, तो ये भी नहीं करने दिया जाएगा. उसके बाद आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब का राइट है, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती जाके छीन लोगे, जिसका राइट है वही ले सकता है. तो इस तरह के बहुत सारी बातें हैं जिसमें लिमिटेशन है. सरकार खुद भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आपको बहुत सारी चीजों को करने से रोकता भी है, ताकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी नुकसानदेह है. आपको मान लीजिए कि सब चीज का राइट है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी का गला काट देंगे, या मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आप उसका टांग काट के थाने चले जाओ कि बाबूजी इसने मेरे को थप्पड़ मारा था, लो इसकी टांग रख लो आप, मैंने टांग काट दिया. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. तो इस तरह से हमारे सोसाइटी में सब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे, हमारे कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे. इन सब चीजों को बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ चीजों को करने से रोकता है. इज इट क्लियर?
ठीक है, देखिए अब चलो फिर से हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। देखिए a good constitution does not allow these whims to change its basic structure। अब बेटा बात आई बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यूपीएससी में आईएएस के कंपटीशन में बच्चों से पूछा जाता है और बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपको पता ही है कि आपका टीचर तो खुद ही यूपीएससी वाला टीचर है, तो टेंशन की क्या बात, ध्यान दीजिए। स्कूल के टीचर कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर नॉट इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे क्या है कि केशवानंद भारती एक केस आया था। केशवानंद भारती एक समाज सेवी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। उन्होंने बोला कि क्या संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हर चीजों को चेंज किया जा सकता है संविधान में? अमेंडमेंट, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक प्रोविजन है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक कानून बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि भाई जो प्रधानमंत्री है ना, उनको ये सारे काम करने का अधिकार है, या प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाएंगे। तो अगर संविधान में ये संशोधन कर दिया जाए कि नहीं, प्रधानमंत्री एक बार प्राइम मिनिस्टर चुन गया ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो रह जाएगा, वो कभी हटेगा ही नहीं। ये चेंज कर दिया जाए तो मान लो कि अगर पार्लियामेंट हमारा है ना, पार्लियामेंट हमारा है, यहाँ पे जितने भी एमपी लोग होते हैं वो लोग कानून बनाते हैं और कानून में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। अब इनको ये राइट दे दिया जाए कि यार तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, किसी भी कानून में अमेंडमेंट कर सकते हो, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, पूरा संविधान ही बदल देंगे, है ना। तो उसमें क्या हुआ देखिए, तो केशवानंद भारती ने कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें बेटा 20-25 चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उन चीजों का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आधारभूत तत्व वो होते हैं जो कि कभी भी जिनका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी संविधान से तोड़ा मरोड़ा या बदला नहीं जा सकता, उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं हटाया जा सकता, चुनाव पद्धति कभी नहीं हटाई जा सकती, वो जैसे की तैसी बनी रहेगी। अब खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अगर खत्म हो गया तो देश में है ना सब मनमानी चलने लगेगी नेताओं की और अधिकारियों की। अगर मान लीजिए इलेक्शन ही अगर खत्म कर दिए जाए तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा? अगर इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आया श्रद्धा जी आपको? श्रद्धा जी? यस सर, आ गया। ओके, तो बेटा ऐसा है कि अभी मेरे को है ना अभी स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं 5 मिनट बाद फिर आप लोग को लिंक भेजूंगा, ठीक है, तब तक वेट करिए आप। मैं इसको है ना एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला।